नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। जैसा कि बच्चों मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मोल कॉन्सेप्ट को अगर आप लोगों को आसान बनाना है तो आप लोगों को इस पर बहुत ज्यादा यानी कि ट्रिमेंडस प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक चीजों को मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कस करा था, जिसका कि लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस को एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स का लेक्चर जस्ट इसके बाद आएगा। लेकिन यहां पर इस वाले लेक्चर में जो भी प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं वो सारे प्रॉब्लम्स कंसेप्ट बेस्ड हैं, यानी कि इन सारे क्वेश्चन से आप लोगों को अलग अलग चीजें सीखने को मिलेंगी। ये सारे के सारे क्वेश्चन उन असाइनमेंट या फिर बुक का हिस्सा है जो कि हमने आप लोगों को प्रोवाइड करा है व्हाट्सएप ग्रुप के पीडीएफ फॉर्म में। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग वहां से भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले यहां पर जो मैं कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहा हूं, पहले आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लो। और आप लोगों को क्या करना है कि जो जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है उन सारे क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट डाउन करो या फिर नंबर सिस्टम से मार्किंग कर लो और खुद से क्वेश्चन को बनाओ मेरे बनाने के बाद। हम लोग पहले क्वेश्चन पर आते हैं और इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 48 ग्राम ऑफ ओजोन एट एनटीपी। तो यहां पर क्वेश्चन में जो जो डाटा दिया हुआ रहता है, सबसे पहले हम लोग उन डाटा को लिख लेते हैं। यहां पर दिया हुआ है मास ऑफ ओजोन, तो ओजोन का मास कितना दिया हुआ है बच्चों, 48 ग्राम। अपने को पता है कि ओजोन का मोलर मास भी 16 3 ओजोन O3 होता है ना, तो 16 3 कितना होगा, 48 ग्राम ही होगा। तो इस आधार पर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, दैट इज 48 डिवाइडेड बाय 48, दैट इज इक्वल्स टू 1 मोल। तो यहां पर ओजोन बताओ तो एटम है या मॉलिक्यूल? ओजोन तो मॉलिक्यूल है ना, और एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है यहां पर बताओ, 3। क्वेश्चन में थोड़ा सा टेक्निक है, और वो टेक्निक क्या है, यहां पर क्वेश्चन में ये अगर पूछता कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो वो सिंपली हम लोग लिख देते हैं 1 इंटू 1 मोल है तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। लेकिन क्वेश्चन में बच्चों क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे बच्चों, दैट इज एक मॉलिक्यूल में कितना है, 3 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना होगा, 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। इज इट और नॉट? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग एक नया चीज सीखते हैं, और वो नया चीज होता है वेपर डेंसिटी और मोलर मास के बीच रिलेशन। आप लोग जानो कि कोई भी गैस या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि वेपर बनाता है, तो उस सब्सटेंस के वेपर डेंसिटी और मोलर मास के बीच क्या रिलेशनशिप होता है। तो आप लोगों को याद रखना है, मोलर मास इज ऑलवेज 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। यानी कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाय 2। तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 32। तो 32 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा बताओ, 16 ग्राम। तो इस तरह से हम लोग वेपर डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस का निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, द वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 11.2। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 11.2 ग्राम ऑफ द गैस एट एनटीपी। आप लोगों को उलझाया जा रहा है 11.2 में, उसमें उलझना नहीं, जो जो दिया हुआ है सबसे पहले उन बातों को लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है द वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 11.2। वेपर डेंसिटी किसी गैस का दिया हुआ है 11.2। अगर वेपर डेंसिटी दिया हुआ है बच्चों तो मोलर मास निकाल सकते हैं, 2 इंटू 11.2 दैट इज इक्वल टू कितना, 22.4 ग्राम। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस गैस का जो मास है दैट इज 11.2 ग्राम। तो मास दिया हुआ है, मोलर मास अपने को पता है, तो नंबर ऑफ मोल होता कितना है बच्चों, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इज 11.2, मोलर मास 22.4 दैट इज 0.5 मोल। और क्वेश्चन में पूछ रहा है इस गैस के द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा जाएगा एनटीपी पर। बच्चों अगर नंबर ऑफ मोल आप लोगों को पता है तो बताओ तो वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 22.4 दैट इज 11.2 लीटर, एंड दिस इज द आंसर। अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और दूसरा क्वेश्चन है द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 मिलीग्राम ऑफ C14 आइसोटोप। तो यहां पर कुछ चीजों को आप लोग जानो, और वो बेसिक बातें हैं। बेसिक बातें क्या क्या है, तो सबसे पहले आप लोग जानो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जल्दी बताओ तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31
किलोग्राम या फिर 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। अभी कभी याद भी करते चले जाओ आप लोग। मास ऑफ प्रोटॉन बराबर कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम या फिर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसी तरह मास ऑफ न्यूट्रॉन अगर बच्चों आप लोगों से पूछा जाए तो वो कितना होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम और 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। लगभग मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होता है, लेकिन हायर डेसिमल्स में अगर हम लोग जाएं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन का मास पार्शियली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन होता है। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप लोगों से पूछा जाए तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑफ प्रोटॉन अगर आप लोगों से पूछा जाए तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन अगर आप लोगों से पूछा जाए दैट इज इक्वल टू 0। क्वेश्चंस में कभी कभी आता है अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल एक्चुअली हीलियम का न्यूक्लियस है। He2+ आयन को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो हीलियम न्यूक्लियस जो होता है उसमें क्या होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो बताओ तो इसका मास चार्ज कितना होगा, चार्ज हो जाएगा 2+ यानी कि 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिख नहीं रहा होगा, जगह नहीं है इसलिए छोटा छोटा लिखना, आप लोग इलाज करके देख लेना। और मास जो होगा बच्चों ये कितना होगा, 2 प्रोटॉन का वजन और 2 न्यूट्रॉन का वजन, ये आप लोग खुद से निकाल लेना। एक प्रोटॉन का वजन इतना तो 2 प्रोटॉन का वजन 2 टाइम्स ऑफ दिस वन प्लस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि इतने के बराबर होगा। सबको जोड़ देंगे तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल आ जाएगा। बीटा पार्टिकल के बारे में जानो कि बीटा पार्टिकल क्या होता है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। बीटा पार्टिकल एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा और इसका मास भी इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होगा। ओके स्टूडेंट, गामा पार्टिकल जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये चूंकि वेव है समथिंग लाइक लाइट, इस वजह से ना तो इसका कोई चार्ज होता है ना ही इसका कोई मास होता है। ये कुछ कुछ बेसिक बातें थी जो कि अपने को एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना है और ऑलरेडी मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता रखा है। आप लोग चाहो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के वीडियोस को देखकर इन चीजों को जान सकते हो। ओके स्टूडेंट, अब बात आती है कि उन सारे वीडियोस को आप लोग अप्रोच कैसे करोगे। तो मेरे चैनल का जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में आप लोग जाना और वहां पर एटॉमिक स्ट्रक्चर मिलेगा और उस एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्लेलिस्ट में अंदर जाओगे तो बहुत सारे वीडियोस होंगे, तो वहां पर आप लोग रिलेटेड वीडियोस देख के इन जानकारियों को हासिल कर सकते हो। अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कि ये क्वेश्चन था। इसमें था क्या कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 मिलीग्राम ऑफ C14 आइसोटोप। तो यहां पर आप लोग जानो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है C14 आइसोटोप है। तो ऊपर जो लिखा रहता है बच्चों वो क्या रहता है, मास नंबर, और नीचे लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन हम लोग जान लेते हैं कि 6 जो है दैट इज व्हाट, एटॉमिक नंबर। तो आप लोग बताओ, मास नंबर है, एटॉमिक नंबर अपने को पता है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे और कितने न्यूट्रॉन होंगे, खुद से नहीं निकाल सकते हैं क्या। इलेक्ट्रॉन का मात्रा एटॉमिक नंबर के बराबर 6, प्रोटॉन का मात्रा भी एटॉमिक नंबर के बराबर 6 और न्यूट्रॉन का मात्रा क्या होगा 14 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 8। ओके, तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को निकाल लेते हैं। जब अपने को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का संख्या निकल गया, क्वेश्चन में तो सिर्फ न्यूट्रॉन के बारे में पूछ रहा है और पूछ क्या रहा है कि ये जो C14 आइसोटोप है इसका वजन आप लोगों को दिया गया है कितना, 7 मिलीग्राम। इसका वजन है 7 मिलीग्राम। तो मिलीग्राम को ग्राम में तब्दील कर देते हैं, तो 7 इंटू 10⁻³ ग्राम। ओके, अब आप लोगों को क्या करना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है। नंबर ऑफ मोल होगा क्या, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ पर तो एटॉमिक मास होगा, मास है कितना 7 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास कितना 14। तो हाउ मच, दिस इज 0.5 इंटू 10⁻³ मोल। ओके, तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल निकल गया। अब बताओ तो उसमें C14 एटम कितने होंगे, नंबर ऑफ C14 एटम्स इज इक्वल्स टू कितना, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होता है, तो इतने मोल में 0.5 इंटू 10⁻³ इसको मल्टीप्लाई कर देना 3.011 इंटू 10⁻20 एटम्स हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोगों को C14 एटम के बारे में जानकारी मिल गई। अब एटम पता चल गया तो आप लोग बताओ तो एक एटम में कितना न्यूट्रॉन है, 8। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कितना एटम होगा 7 मिलीग्राम C14 आइसोटोप में। तो 7 मिलीग्राम ऑफ C14 आइसोटोप जो है उसमें इतना एटम, और एक एटम में कितना न्यूट्रॉन है, 8। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया,
टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 8 इंटू 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20। तो इतना क्या आ गया बच्चों, न्यूट्रॉन। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कैलकुलेट द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो बताओ तो एक न्यूट्रॉन का वजन कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो इतने न्यूट्रॉन का वजन कितना होगा हम लोग खुद से निकाल सकते हैं कि नहीं। टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू हाउ मच, एक न्यूट्रॉन का वजन दैट इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 इंटू जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20, जितना भी आ जाएगा ग्राम। दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 5.25 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट 26 डिग्री सेल्सियस एंड 74.2 सेंटीमीटर ऑफ प्रेशर। तो यहां पर इस क्वेश्चन में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप लोगों को नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर नहीं दिया गया है तो उस परिस्थिति में आप लोग इस्तेमाल करोगे आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज इक्वल्स टू पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। अब ये इक्वेशन आ कहां से गया, तो बच्चों हम लोगों को आगे चलकर इसे स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट हिंट में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि P इज एक्चुअली प्रेशर ऑफ द गैस, V इज वॉल्यूम ऑफ द गैस, N इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस और T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज एक्चुअली कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड R इज गैस कांस्टेंट। इसका कुछ फिक्स वैल्यू होता है जो कि अभी हम इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग देख लोगे, लेकिन यहाँ पर R के वैल्यू को हम लोगों को याद करना चाहिए और याद रखना भी चाहिए और ये वैल्यू अलग अलग जगह पूरे केमिस्ट्री में इस्तेमाल भी होता है। आता कहां से ये वैल्यू, तो वो हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर जब जाएंगे तो वहां पर पढ़ेंगे। अभी आप लोग याद करो तो जल्दी जल्दी। आर का वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है आर, उसे याद करना चाहिए। और ये वैल्यू जो है अभी एसआई यूनिट में, क्योंकि जूल पर मोल पर केल्विन सब एसआई है। इसे अर्ग में बदलोगे अगर आप लोग 8.314 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग पर मोल पर केल्विन। ओके, इसी तरह से हम लोग और भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ओके, और भी यूनिट हो सकता है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। और भी यूनिट हो सकता है 0.083 बार लीटर पर मोल पर केल्विन। और भी यूनिट हो सकता है, लेकिन हम लोगों को सामान्य तौर पर आर के वैल्यू को इन सारे यूनिट में देखना होता है, जिसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है ये वाला और ये वाला होता है। तो ऐसे आप लोगों को सबका सब याद करना चाहिए और ये आप लोग एक दूसरे से इंटर रिलेट करके भी निकाल सकते हो। आप लोगों को पता है 9th-10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो इतना गुना 10 टू द पावर 7 कर देंगे तो जूल अर्ग में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। और आप लोगों को पता है 1 जूल इज इक्वल टू 1/4.186 कैलोरी। तो इतना डिवाइडेड बाय 4.186 कर देंगे तो ये कैलोरी में इतना आ जाएगा। 1 जूल जो होता है दैट इज इक्वल टू 1/101.3 एटीएम लीटर होता है। तो उसे अगर इतना को डिवाइड कर दोगे आप लोग 101.3 से तो वो इतना आ जाएगा। और ये सब चीज जो है, जो भी चीज आप लोगों को अजीब सा लग रहा होगा, ये मोल कॉन्सेप्ट से संबंधित है नहीं। यहाँ पर चूंकि हम लोग एडवांस लेवल क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे मूव कर रहे हैं तो इन चीजों के बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा नॉलेज में दे रहा हूँ। इन चीजों को एक्सप्लेनेटरी मोड में अपने को पढ़ना कहाँ है, स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो चलो इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 5.25 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि यहाँ पर मास दिया है नाइट्रोजन का। क्या चीज दिया हुआ है, नाइट्रोजन का मास 5.25 ग्राम। नाइट्रोजन का मोलर मास अपने को पता है बच्चों कितना होता है, 28 ग्राम। तो बताओ तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, 5.25 डिवाइडेड बाय मोलर मास दैट इज 28। तो इतना मोल हो गया। और क्वेश्चन में दिया हुआ है 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस है बच्चों, ये भी सीख लो आप लोग। सेल्सियस को केल्विन स्केल में हम लोग कैसे बदलते हैं, उसमें 273.15 से ऐड कर देते हैं। तो सेल्सियस को 273.15 से ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 299.15। तो ये केल्विन में तब्दील हो गया। उसके बाद प्रेशर दिया हुआ है बच्चों 74.2 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। सेंटीमीटर ऑफ एचजी को एटीएम में कैसे हम लोग तब्दील करते हैं वो भी सीख लो बच्चों। 1 एटीएम इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। तो यहाँ पर इतना सेंटीमीटर ऑफ एचजी कितने एटीएम के बराबर हो जाएगा, 74.2 डिवाइडेड बाय 76
एटीएम। जानते हो ये चीजें आप लोगों को टफ क्यों लग रही होंगी या लग सकती हैं? इस वजह से आप लोगों को टफ लग सकती हैं क्योंकि इन चीजों के बारे में आप लोग नहीं जान रहे हो कि कैसे सेंटीमीटर को एटीएम में तब्दील करते हैं, कैसे सेल्सियस को केल्विन में तब्दील करते हैं, कैसे ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ये आर कहां से आ गया। चूंकि ये चीजें आप लोग पहली बार देख रहे होंगे इस वजह से ये टफ, लेकिन बिलीव करो जैसे जैसे आप लोग सिलेबस में आगे बढ़ते चले जाओगे ये चीजें बार बार आती जाएंगी आपके सिलेबस में, तो ये चीजें आसान दिखने लगेंगी आप लोगों को। अभी फर्स्ट टाइम है इस वजह से ऐसा, लेकिन फिर भी मेरे सॉल्यूशन को देखकर आप लोग समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन में पूछ रहा क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, तो बताओ तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT डिवाइडेड बाय P। नंबर ऑफ मोल का वैल्यू अपने को पता है कितना है बच्चों, 5.25 डिवाइडेड बाय 28। आर का कौन सा वैल्यू इस्तेमाल करें, तो हम लोग आर का वैल्यू प्रेशर का यूनिट एटीएम देखकर इस्तेमाल कर लेते हैं। कौन सा यूनिट इस्तेमाल करना होगा, ये वाला वैल्यू, ये कितना होगा 0.0821, और टेम्परेचर कितना होगा बच्चों 299.15 डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना है, दैट इज 74.2 बाय 76। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम का वैल्यू आ जाएगा, यूनिट क्या होगा, क्योंकि आर का ये वाला भी वैल्यू हम लोग इस्तेमाल किए हैं, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या आएगा बच्चों, लीटर। जो भी आ जाए इतना लीटर, और यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 18 मिलीलीटर ऑफ वाटर। बच्चों यहाँ पर एक नई जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, वो ये कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ओके, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर, यानी कि 1 मिलीलीटर वाटर का वजन जो है वो 1 ग्राम के बराबर होता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना, 18 मिलीलीटर। तो 18 मिलीलीटर चूंकि पानी है तो बताओ तो इसका मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, मतलब 1 मिलीलीटर का वजन 1 ग्राम, तो 18 मिलीलीटर का वजन कितना हो जाएगा बच्चों, 18 ग्राम। और मोलर मास ऑफ वाटर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया बच्चों 18 ग्राम। तो बताओ तो यहां से नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इज हाउ मच, 18 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 1 मोल। तो अब बताओ H2O मॉलिक्यूल की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। ओके, तो H2O मॉलिक्यूल की संख्या कितनी, एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो कितनी मॉलिक्यूल हो गई अपने को तो पता चल गया। अब मॉलिक्यूल की संख्या जब आप लोगों को पता चल गई तो आप लोग बताओ वाटर में H2O जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन। तो बताओ तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, एक हाइड्रोजन में तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो कितना हो गया 2 + 8 बराबर 10। इसी तरह प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 2 + 8 बराबर 10। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन तो हाइड्रोजन में है नहीं, तो ना हाइड्रोजन, न्यूट्रॉन तो सिर्फ ऑक्सीजन में है, तो क्या हो जाएगा 8, यानी कि न्यूट्रॉन जो है वाटर मॉलिक्यूल में कितना है 8। लेकिन क्वेश्चन में तो अपने को सिर्फ इलेक्ट्रॉन से लेना देना है, अपने को सिर्फ किससे लेना देना है बच्चों, इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 18 मिलीलीटर ऑफ वाटर। तो 18 मिलीलीटर वाटर में वाटर मॉलिक्यूल की संख्या इतनी, और एक वाटर मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो बताओ तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है कितना 6.022 into 10 to the power 23, that is equals to how much, 6.022 into 10 to the power 24 इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर कंटेन्ड इन 1 लीटर ऑफ एयर इफ द वॉल्यूम कंटेंट ऑफ CO2 इज 0.03% एट NTP। ओके, तो यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ एयर दिया हुआ है, दैट इज हाउ मच, दैट इज 1 लीटर, और इसमें बोला जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है, 0.03%। तो बताओ तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, 1 into 0.03%, यानी कि 3 into 10 to the power -4 लीटर, और ये एट NTP है, ये NTP पर है। तो बताओ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम है कितना 3 into 10 to the power -4 डिवाइडेड बाय 22.4, तो इतना मोल हो गया बच्चों। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ गया तो पूछ रहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसे हम लोग कैपिटल N से भी दर्शाते हैं, वो कितना होता है, नंबर ऑफ मोल गुना एवोगाड्रोस कांस्टेंट।
कांस्टेंट, तो नंबर ऑफ मोल अपने पास कितना है बच्चों 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 बटे 22.4 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इतना मॉलिक्यूल जो है ये आ गया आंसर। ओके स्टूडेंट, केमिस्ट्री की कहानी क्या है कि केमिस्ट्री में पहले ही चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट दे देता है, जिसमें कि बहुत सारा न्यूमेरिकल अगर हम लोग नहीं बनाएंगे तो मोल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता है। मोल कॉन्सेप्ट को उस लेवल में भी हम लोग पढ़ सकते हैं जो कि इसका पहला लेक्चर था, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ऑलरेडी। वो लेक्चर अगर आप लोग देखो तो आप लोगों को लगेगा अरे यार मोल कॉन्सेप्ट इतना आसान होता है क्या, या फिर आप लोग अगर अच्छे से जान रहे होंगे तो उस वक्त लग रहा होगा सर क्यों इतना मामूली मामूली सा चीज बता रहे हैं। तो वो मामूली मामूली सी चीजें मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि मेरा सोच है कि अगर हम लोग स्टेयर वाइज किसी चीज को अप्रोच करते हैं, यानी कि पहले लोअर स्टैंडर्ड, फिर हायर, फिर हायर, फिर हायर, फिर हायर, फिर हायर, तो मेरा स्किल ज्यादा अच्छे से डेवलप होता है। और साथ ही साथ मेरे क्लास में अगर वो बच्चे मौजूद हैं जो कि समाज में सबसे पिछड़े स्तर पर है, पिछड़े स्तर पर समाज की वजह से, यानी कि अगर 9-10 तक उन लोगों का बहुत ही अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन नहीं हो पाया होता है, बिहार बोर्ड के बच्चे हैं और वो इवन इंग्लिश भी अच्छे से नहीं जान रहे हैं, तो उन लोगों के लिए उस तरह का लेक्चर मैं बनाता हूं कि वो बच्चे भी अच्छे से इन चीजों को समझें। और अगर मोल कॉन्सेप्ट के एक और लेवल या एक और परिदृश्य को आप लोग जानना चाहो तो इस लेक्चर के अगले 2-3 लेक्चर के बाद, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां लेक्चर जब मोल कॉन्सेप्ट का आएगा तो आप लोगों को लगेगा सर इतना हाई लेवल बता क्यों रहे। तो इसलिए बच्चों इतना हाई लेवल बताते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट आप लोगों को अगर बहुत आसान लगने लगे तो मोल कॉन्सेप्ट चूंकि केमिस्ट्री का रीढ़ का हड्डी होता है, इस वजह से आप लोगों की रीढ़ की हड्डी मजबूत हो जाएगी केमिस्ट्री में और आप लोग केमिस्ट्री के किसी भी क्वेश्चंस को इजिली अडॉप्ट कर पाओगे, इजिली सॉल्व कर पाओगे। ओके स्टूडेंट, इसलिए यहां पर इतना ज्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें तभी हो सकती हैं जब सिर्फ मैं मेहनत करूं, ऐसा तो संभव हो नहीं सकता है। आप लोगों को भी मेरे साथ काम करना होगा। काम क्या करना होगा, जितना भी होमवर्क या जितने भी असाइनमेंट या जितने भी बुक पेपर वगैरह रिकमेंड करके मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहा हूं पीडीएफ फॉर्म में, उन सारे क्वेश्चंस को लगातार बनाते चले जाओ। अब यहां पर बात होती है कि सर बार बार इतना क्वेश्चन बना बना के बोर होते जा रहे हैं, तो उस बोरियत से निकलने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि आप लोगों को साथ ही साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ाता जा रहा हूं। तो हो सकता है ये उल्टा काम करे, यानी कि डबल मेहनत वाला काम हो, लेकिन साथ साथ इन सारे काम को इसलिए करना जरूरी है कि साल के अंत में अगर अपने पास बहुत ज्यादा समय यानी कि 2-3 महीने बच जाएगा तो हम लोग इन चीजों को दोबारा से रिवाइज करेंगे। और आप लोग जानो, आप लोग कितना भी पढ़ लो, आप लोगों का स्किल तब तक डेवलप नहीं हो सकता है जब तक कि चीजों को आप लोग रिवाइज नहीं करो, क्योंकि भूलने की प्रवृत्ति तो हर किसी में होती है। अगर आप लोग नहीं भूलोगे तो आप लोग नॉर्मल हो ही नहीं, यानी कि अगर नॉर्मल हो तो आप लोगों को भूलना ही है। इस वजह से लास्ट के समय में रिवाइज में करवाऊंगा और ऐसा तब हो सकता है जब समय बचे। इस वजह से यहाँ पर 2-2 चैप्टर कर रहे हैं, दोनों वजह से एक मजा भी आते रहे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड होता नहीं है। आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे कैसे करना है, पिछले दिन मैंने बोला था लेक्चर 1 करना है, उसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी ग्रुप में भेज चुका है व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां से साथ ही साथ आप लोगों को नोट डाउन भी कर लेना है उसका नोट। अच्छा कलर्ड पेन, फेयर कॉपी होना बहुत जरूरी होता है। और दूसरा जो लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, वो आप लोग आज देखोगे बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक एक साथ बैठ के, यानी कि बार बार तोड़ तोड़ कर नहीं देखना, वीडियो को डाउनलोड करके नहीं देखना है, मतलब पूरा देखना है एक साथ। और जैसे वीडियो कंप्लीट हो तो लेक्चर 2 का जो पीडीएफ फॉर्म मैंने आप लोगों को भेजा है नोट्स का, वो नोट्स मोबाइल में पड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। उस नोट्स को आप लोग लिखोगे अपने हैंडराइटिंग में कलर्ड पेन से फेयर कॉपी में। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा या थोड़ा ट्विस्टिंग लग सकता है, लेकिन बहुत आसान है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मेनी एटम्स डू मरकरी वेपर मॉलिक्यूल कंसिस्ट इफ of it the density of mercury vapor relative to air is 6.92। जैसे कि होता है ना कि ऑक्सीजन की बात करें तो बोलेगा ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन एटम होता है, तो ओजोन की बात करें बोलेंगे ओजोन के एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन एटम होता है, 3। तो इसी तरह से कोई मरकरी का वेपर है, अपने को नहीं पता कि उस मरकरी वेपर में कितना एटम है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि मरकरी वेपर में n एटम है। ओके, तो मान लेते हैं कि मरकरी वेपर में कितना एटम है, n। तो बताओ तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा। मरकरी का एटॉमिक मास होता है 200.6। ओके, तो n एटम है तो 200.6 इंटू n जो है इसका मोलर मास हो जाएगा इतना ग्राम। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी एटम्स डू मरकरी वेपर मॉलिक्यूल कंसिस्ट, यानी कि n की वैल्यू पूछी जा रही है। इफ
द डेंसिटी ऑफ मरकरी वेपर रिलेटिव टू एयर इज 6.92, यानी कि डेंसिटी ऑफ मरकरी वेपर क्वेश्चन में दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 6.92। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था कि मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, है कि नहीं, यानी कि मोलर मास जो है डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इस 2 को हटा दे, 2 तो कांस्टेंट है ना, तो बताओ तो मोलर मास चूंकि डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डेंसिटी के रेशियो को हम लोग मोलर मास के रेशियो में भी तब्दील कर सकते हैं ना। तो मोलर मास का रेशियो क्या होगा, मोलर मास ऑफ HgN डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एयर इज इक्वल टू 6.92। क्वेश्चन में दे रखा है एवरेज मोलर मास ऑफ एयर इज 29 ग्राम, तो बताओ तो मोलर मास ऑफ HgN डिवाइडेड बाय 29 इज इक्वल टू 6.92। मोलर मास ऑफ HgN हम लोग रख देते हैं, कितना हो जाएगा 200.6 इंटू N डिवाइडेड बाय 29 इज इक्वल टू 6.92। यहाँ से बच्चों अपने को N का वैल्यू आ जाएगा ना, कितना हो जाएगा 6.92 इंटू 29 डिवाइडेड बाय 200.6 इज इक्वल टू 1। आप लोग देखो कि यहाँ पर मरकरी वेपर में कितना एटम रहता होगा, एक एटम, और यही जो है वो आंसर है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 0.2 मोल ऑफ Na2CO3 डॉट 10H2O। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है Na2CO3 डॉट 10H2O, ये एक्चुअली वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, आप लोगों को याद भी रख लेना चाहिए। हिंदी में इसे धोबिया सोडा भी बोलते हैं, जो कपड़े धोने के लिए हम लोग सोडा इस्तेमाल करते हैं, उसी का ये फॉर्मूला है। दिस इज डेकाहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 0.2 मोल ऑफ दिस वन। ये कितना मोल है बच्चों, 0.2 मोल। तो 0.2 मोल है तो ये कितने मॉलिक्यूल के बराबर होगा, 0.2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। ओके, अब इसमें बताओ कि एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन एटम है, 3 यहाँ पर है और यहाँ पर 10, तो इस एक मॉलिक्यूल में कुल मिलाकर कितने ऑक्सीजन एटम है, 3 और 10, तो 13 ऑक्सीजन एटम है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 0.2 मोल में कितना ऑक्सीजन एटम है, तो एक मॉलिक्यूल में 13 ऑक्सीजन एटम, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन एटम होगा, 13 इंटू 0.2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि द मेजर डेंसिटी एट एनटीपी ऑफ ए गैसियस सैंपल ऑफ ए कंपाउंड वाज फाउंड टू बी 1.78 ग्राम पर लीटर। व्हाट इज द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ द गैसियस सैंपल। सिंपल है कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डेंसिटी आपको गैस का दिया हुआ है, गैस का डेंसिटी कितना दिया, 1.78 ग्राम पर लीटर एट एनटीपी, और आपसे पूछा जा रहा है कि मोलर मास कितना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है मास ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस, तो 1 मोल गैस के मास को ही तो हम लोग क्या नाम देते हैं, मोलर मास। आप लोग बताओ 1 मोल गैस में एक्चुअली कितना लीटर गैस मौजूद रहता है, 22.4 लीटर। आप इस डेंसिटी से ही क्वेश्चन को रिलेट करो कि इस गैस की डेंसिटी है 1.78 ग्राम पर लीटर, यानी कि 1 लीटर गैस का मास होता है कितना, 1.78 ग्राम। 1 लीटर गैस का मास है 1.78 ग्राम, तो इतने लीटर गैस का मास कितना होगा, यूनिटरी मेथड से बना लेते हैं। चूंकि 1 लीटर गैस का मास है 1.78 ग्राम, इसलिए 22.4 लीटर गैस का मास कितना होगा, 1.78 इंटू 22.4 ग्राम, और यही आंसर हो गया बच्चों, क्योंकि 1 मोल गैस के वजन को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, मोलर मास। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 एटम। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, C12 एटम है, कितना इसका वजन है, 12 ग्राम। तो आप लोग बताओ 12 ग्राम है, इसका एटॉमिक मास भी 12 ग्राम होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाय एटॉमिक मास, तो कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 12, 1 मोल के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अब ये 1 मोल गैस है अपने पास और इसमें पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स के बारे में आप लोग जानो कि इन दी nucleus of any atom the total number of particles present are called nucleons, means what, the total number of proton plus neutron are collectively called nucleons. okay, तो यहां पर पूछ रहा है 1 मोल C12 एटम में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं। तो आप लोग बताओ कि C12 का एटॉमिक नंबर है 6, तो इसमें एक एटम में इलेक्ट्रॉन कितने, 6, प्रोटॉन कितने, 6, न्यूट्रॉन कितने,
12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो न्यूक्लियॉन किसको बोलेंगे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम लोग न्यूक्लियॉन बोलेंगे। और बताओ तो एक कार्बन एटम में कितने न्यूक्लियॉन है? 6 प्लस 6 मतलब 12। टोटल 12 न्यूक्लियॉन यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब आप लोग बताओ, नंबर ऑफ मोल आपको पता है, तो नंबर ऑफ C12 एटम कितने होंगे? तो एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। जब नंबर ऑफ एटम आप लोगों को पता चल गया और एक एटम में 12 न्यूक्लियॉन है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितने होंगे बच्चों? इज इक्वल टू एक एटम में 12 और इतना एटम है तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके स्टूडेंट, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ O16 2 माइनस आयन। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 मोल है O16 2 माइनस आयन। ओके, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मास नंबर तो ऑलरेडी दिया हुआ है 16। तो बता दो इस एक आयन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो 8 एटॉमिक नंबर तो नॉर्मली 8 रहता है, लेकिन 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और है इसमें, प्लस 2 मतलब कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। ओके, इसमें बताओ तो प्रोटॉन कितने होंगे? तो 8 ही प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन कितने होंगे? 16 माइनस 8 8, यानी कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर है, और वो कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन एक आयन में। पूछ रहा है एक मोल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना प्रोटॉन होगा, कितना न्यूट्रॉन होगा। एक मोल की अगर हम लोग बात करें तो एक मोल में कितने आयन होंगे बच्चों? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आयन्स। ओके, तो ये इतना आयन हो गया। एक आयन में इतना इलेक्ट्रॉन है, इतना प्रोटॉन है, इतना न्यूट्रॉन है। तो बताओ तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी टोटल? तो एक आयन में 10, तो इतने में कितना? 10 गुना 23 इलेक्ट्रॉन। ओके, इसी तरह से बच्चों प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? एक आयन में 8 प्रोटॉन है, तो इतने आयन में कितने होंगे? 8 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 प्रोटॉन, है कि नहीं? और न्यूट्रॉन कितने होंगे बच्चों? तो एक आयन में है 8 न्यूट्रॉन, तो इतने आयन में कितने होंगे? 8 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोग बस इतना ही देख रहे हैं। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? अपने लेवल को और इनहेंस करेंगे, यानी कि क्वेश्चंस के लेवल को और बढ़ाएंगे। आप लोगों को अगर ऐसा तो मेरे ख्याल से नहीं लग रहा होगा, अगर आप लोग साथ साथ काम भी करते चले जा रहे होंगे, लेकिन अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा टफनेस जैसा महसूस हो रहा होगा तो बिलीव करो मेरे पर, ये इस वजह से चूंकि पहली बार या तो आप लोग मेहनत करना शुरू करे होंगे या फिर पहली बार इस तरह के न्यूमेरिकल्स को बना रहे होंगे। लेकिन न्यूमेरिकल बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने पहले भी बोल रखा है कि 11th का सिलेबस जो है वो मेन रूप से किस चीज के लिए? IIT और नीट के लिए ही है, क्योंकि 11th के सिलेबस से बोर्ड के एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाता। और साथ ही साथ 11th का सिलेबस इसलिए भी है कि ये 12th के सिलेबस को अच्छे से समझा पाने के लिए, अच्छे से समझ पाने के लिए 11th के सिलेबस को अच्छे से करना जरूरी है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारना है, बहुत ज्यादा काम करना है, और बिलीव करो तुम्हारा IIT और नीट होने जा रहा है। ओके स्टूडेंट।